नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेश सिंह और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो CTET जो एग्जाम हुआ है उसकी रेस्पॉन्स की आ चुकी है 23 तारीख को, 23 जनवरी को। और उसकी जो आज हमारे पास जो पेपर आया है ये आया हुआ है 3 जनवरी 2022 का। तो इसकी हम आज आपको ऑफिशियल आंसर की देंगे, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे CDP एंड मैथ्स के क्वेश्चन को। तो मैथ्स के क्वेश्चन को इससे पहले हमने आपको जो 16 नहीं थी, वो 20 तारीख की थी, 20 दिसंबर की जो थी उसकी वीडियोस हमने आपको दे दी है। तो अब चलते हैं आज की क्वेश्चन पर। तो आज का क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य आरंभ होकर शरीर के सिरों तक की ओर बढ़ता है। ये क्या है? तो इसके बारे में बताना है। तो ये अधोगामी, सिरोगामी, वशिष्ठता और उर्ध्वगामी। तो सीधे आंसर पर बात करें तो इसका पहला आंसर होगा अधोगामी। तो क्या हो जाएगा? अधोगामी। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ के सीधे आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद डिस्कशन की कोई वैल्यू है नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत जो है क्या कहता है, प्रतिपादित किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है हार्वर्ड गार्डन ने। तो उसका दूसरे का हो जाएगा दूसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नेत्रीय विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो मतलब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा? तीसरे का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? तो कौन सी जो है प्रभावशाली नहीं होगी? तो 4 तो क्या हो जाएगा? देखिए, भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, सामग्री प्रदान की जाएगी, बल नहीं दिया जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? चौथे का तीसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? तो क्या कर पाने के योग्य होता है? तो वो क्या कर पाने के योग्य होता है पांचवें में? तो वो करता है प्रतिवर्तन। तो पांचवें का पहला। ठीक है, एक अध्यापक अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। तो उसे निम्न में से किस प्रयोग से बचना चाहिए? तो उसे किस प्रयोग से बचना होगा? तो छठे में क्या हो जाएगा? तो उसे अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं के इस्तेमाल से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। तो छठे का कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। छठे का फोर्थ हो जाएगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन। सातवां कह रहा है, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित कथन जो है किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? आनुवंशिक निष्पादन, प्रतियोगी और संज्ञान, आनुवंशिक और वातावरण। नंबर 4 है संज्ञान और संवेग। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेग और संज्ञान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी, अवसारी, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। तो कौन से होंगे भाई? ये तो नहीं होगा। तो पहला, तीसरा, चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा किसमें? दूसरे वाले में। तो दूसरा वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, गुणज वैकल्य से जूझते हुए छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, विद्यार्थियों के लिए अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत इस तरीकों का इस्तेमाल करना। नंबर 2, पाठ्यांश में मौजूदा प्रसंगोचित जानकारी का निष्प्रंग डालने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। और नंबर तीसरा क्या है? कार्य को पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता नहीं होगी। तो उसमें क्या कह रहा है? निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिक्रम कैलकुलेटर की प्रयोजनता ये नहीं कराना चाहिए। तो भाई इसमें देखिए दूसरा और पहला आंसर। अब पहला में से क्या मानकीकृत नहीं होगा? तो 9वें का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा। 9वें का दूसरा। ठीक है, 9वें का दूसरा आंसर। अब देखिए 10वां। 10वां कह रहा है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है तब होगा वह मुख्यतः क्या हो? तब वो मुख्यतः हो स्वनिर्देशित। 10वें का पहला। ठीक है,
11वां देखिए, निम्न में से कौन सी बच्चों की सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है। तो इसमें द्वितीय संस्था देखिए, परिवार जो है ये हमारा क्या है, प्राथमिक है, और ये मीडिया द्वितीय का, धर्मशाला धार्मिक संस्था ये भी दूसरी है, विद्यालय भी दूसरी है। तो ये तीन होंगे, दूसरा तीसरा और चौथा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आपको बोनस नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन कह रहा है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है, बताना है। तो क्या हो जाएगी, का अनुमान मतलब पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। तो ये नंबर 2 क्या है, सिर्फ माता पिता सिर्फ हटाओ। ठीक है, बहुआयामी है क्योंकि बच्चों को विभिन्न प्रकार के पलते बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12वें का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो 13वां कह रहा है, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। तो कौन सी अवधारणा है जो बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। तो 13वां क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। अधिगमकर्ताओं की त्रुटि का लज्जाजनक कार्य, नंबर दूसरा क्या है, त्रुटि अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और अधिगम को डांट भय, तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डांट भय। तो 13वें का कौन सा हो गया, चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 क्या कह रहा है, कि वह विकल्प चुनिए जो संदर्भ का सही चुनाव करता है, जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेलकूद, घर और कच्चा कच्चे, तो इसका चौथा सही हो जाएगा, इसके तीनों सही हैं। तो कौन सा हो गया, 14 का 4th। अब देखिए 15, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बताइए, निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, और मतलब ज्यादातर बच्चों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को स्वीकारना चाहिए नहीं, और ये कह रहा है लक्ष्य मतलब लक्ष्य की ओर तो जाना ही नहीं है। तो इसका हो जाएगा 4। तो क्या हो गया, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब देखिए 16 क्वेश्चन, किसी प्रगतिवादी कक्षा में के बारे में एक अध्यापिका जो है का क्या विश्वास होना चाहिए। तो क्या विश्वास होना चाहिए 16वें का, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक के निर्देश देने चाहिए, निर्देश देना नहीं चाहिए। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, नहीं। ड्रिल अभ्यास के माध्यम से सबसे सार्थक नहीं। तो इसका हो जाएगा दूसरा, 16वें का दूसरा। ठीक है, अब देखिए 17वां क्वेश्चन। 17वां कह रहा है, एक शिक्षक एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक क्या करे, यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सभी ड्राफ्टों को ध्यान में रखता है और सभी ड्राफ्ट पर काम करने के लिए प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को आप क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को आप रचनात्मक कहेंगे। क्या हो जाएगा, 17 का चौथा वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18वां कह रहा है कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के एक कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया वह कार्य क्या है, सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए प्रभावशाली होता है। नंबर 2, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। नंबर तीसरा है, यह निर्देश दर्शाता है कि शिक्षक ने अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों की पहचानने के कौशल है। नहीं भाई, इसका हो जाएगा 4th। 18वें का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे को समान अवसर की उपलब्धता करानी है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। भाई ये भी होना चाहिए, और समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ये भी ठीक है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, सही है। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो इसका हो जाएगा दूसरा, 19 का दूसरा। अब 20वां देखिए, 20वां कह रहा है, कथन ए कह रहा है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तर्क दूसरा क्या कह रहा है,
तुतीकरण की विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं को जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों को जूझते विद्यार्थी। इसमें सही विकल्प चुनना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है, 20 का चौथा हो जाएगा। एक दृष्टिबाधित बालक मतलब दृष्टि बाधिता वाले बालक को निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? तो बताना है इसमें आंसर कौन सा होगा। तो हमें इसमें आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। क्या हो जाएगा? तीसरा, 21 का तीसरा। कक्षा नियम उनके विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए भाई? कठोर नियम और अटल नियमों का निर्धारण नहीं, और क्या मापदंडों को पालन करने वाले विद्यार्थी को भर्ती नहीं, और इसमें बार बार शिकायत नहीं। तो इसका हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? 22 का तीसरा। अब देखिए 23वां क्वेश्चन। 23वां कह रहा है कि कथन ए, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कारण कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता का को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा ही महत्वपूर्ण के रूप में नहीं निर्धारित किया जा सकता। तो कौन सा सही होगा? तो इसका पहला ही सही होगा। इसका पहला। देखिए, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? तो किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक और अनुकरणात्मक। तो 24 का क्या हो जाएगा? तो 24 का हो जाएगा आगमनात्मक। क्या हो जाएगा? आगमनात्मक। ठीक है। और देखिए 25वां, निम्न में कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अवलक्षण है? नंबर 1 है कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। भाई ये तो गलत है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होता है, ये भी गलत है। यंत्रवत याद, ये भी नहीं है। तो 25 का क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ हो जाएगा। फिर फोर्थ ही बचा। अब देखिए 26वां, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो बाह्य प्रेरणा का सितारायन स्व संतुलन नहीं। तो इसका हो जाएगा नगद इनाम। बाह्य प्रेरणा का नगद इनाम हो जाएगा। 26 का 30। भाई नगद इनाम पाने हेतु अब लेव वाइगोत्स्की अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम की सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताता है? रटकर याद करने पर बल नहीं, सांस्कृतिक उपकरणों पर हस्तक्षेप नहीं, गैर असंदर्भित नहीं। तो इसका हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? 27 का पहला। 28वां देखिए, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, यह मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। तो इसका जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता। तो 28 का क्या हो गया? दूसरा हो गया। अब देखिए 29वां कह रहा है कि रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल क से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क जो है ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाता है। तो ये क्रमबद्धता को दर्शाता है। किसको? क्रमबद्धता को। अब देखिए 30वां क्वेश्चन। तो विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में लेते हैं। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था में लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? अब ये यहाँ पर हमारी सीडी खत्म होगी। अब स्टार्ट हो जाएगा मैथ सेक्शन। मैथ का शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब मैथमेटिक्स का स्टार्ट करते हैं, सीधे सीधे आंसर पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों को ढूंढती है। क्या करती है? ढूंढती है। निम्नलिखित में से उसे केवल समकोण वाले मिलेंगे। तो कौन सा मिलेगा? तो उसमें पहला ही मिलेगा, क्योंकि h बनाओगे तो 90 बनेगा, 5 बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ये भी 90 का एंगल बनाएगा। देखिए ये, और ई करोगे तो यहाँ पर भी 90 का। देखिए ये यहाँ बनेगा एक 90, एक यहाँ बनेगा। ठीक है, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। 3 मित्र क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर अपना मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ था। वे कितने समय बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे? तो देखिए क्या है, 20 मिनट,
30 मिनट और 45 मिनट। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 नहीं होगा, 45 से सभी से नहीं कटेगी। अब 45 का डबल करेंगे तो 90, ये इससे नहीं कटेगा तो ये भी कट, फिर क्या हो जाएगा हमारा 135, तो ये 135 भी 20 से नहीं कटेगा। और अब क्या हो जाएगा 180, तो 180 कट जाएगा भाई, 20 से कट जाएगा, 20 से कितने बार 9 टाइम, और 3 से 6 टाइम, 45 से 4 टाइम, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 180। तो 180 बटे कितना करना है 3, तो कितना हो जाएगा, मतलब 60 करना है, तो 60 36 18, तो कितना हो जाएगा 3 घंटे, क्या हो जाएगा 3 घंटे। तो आंसर हो गया हमारा पहला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित शब्द समस्या इबारती प्रश्न रखते हैं। समीना 9 बजने में 10 मिनट बाद सोने जाती है। कृति समीना से 20 मिनट बाद सोने जाती है। कृति किस समय पर सोने गई। और इसमें और क्या कह रहा है, आगे और है, एक छात्र ने जवाब दिया 20 मतलब 20, उसने समझाया, प्रश्न में कहा गया है कि 20 मिनट बाद बिस्तर पर गई, तो उसका जवाब 20 ही होगा। न्यूमैन के अनुसार छात्र द्वारा उत्तर उदाहरण है किसका है, अवबोध त्रुटि का। किसका, अवबोध त्रुटि का। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा तीसरे का। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा कह रहा है, राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं कि राकेश कहता है त्रिज्या जो है व्यास की दोगुनी होती है, और सानिया कहती है त्रिज्या क्या है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए डी बराबर क्या होता है r/2, तो क्या हो गया, व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या आधी हो जाएगी किसकी भाई, त्रिज्या का दूना हो जाएगा क्या, व्यास हो जाएगा भाई, डी पर उल्टा हो गया, r बराबर d/2, तो ये होता है r बराबर d/2, तो त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा, व्यास आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा इसका पहला। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर है। दिए गए कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति उपयुक्त है, कौन सा अति उपयुक्त बताना है। तो पांचवे का क्या हो जाएगा, देखिए गणित की भाषा को सीखने में विद्यार्थियों की सहायता हेतु शिक्षक को केवल गणित में इबारती प्रश्नों का हल करना पर बल देना चाहिए भाई, नहीं। तो देखिए इसका सीधे सीधे आंसर बताएं तो इसका आ जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा, पांचवे का फोर्थ होगा। ठीक है, तो पांचवे का फोर्थ आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत बताने हैं क्वेश्चन। तो गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्र को के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के साधन उपयुक्त हैं। मानक संदर्भित आकलन, सहयोगात्मक अधिगम परियोजना, योगात्मक, रचनात्मक। तो कौन सा हो जाएगा इसका, छठे का, इसका बी और डी होगा। कौन सा होगा, बी और डी, छठे का तीसरा। सातवां देखिए, सातवां, तीन विद्यार्थियों का समूह में गणित पढ़ने से पहले बाद में अंक प्राप्त करने की तालिका दर्शाता है। अगर 100 में से पहले कितने 67 थे, बाद में कितने हो गए 79 हो गए, फिर 54 थे, फिर 60 हो गए, 63 थे और 74 हो गए। तो इनका औसत निकालना है, तो इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 61, 33 और 71, मतलब पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला, सातवें का पहला। अब देखिए आठवां, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 पर बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो। ऐसा है क्योंकि यह क्या है, यह विद्यार्थियों की आजीवन कमाने के कौशल का विकास करना में सहायता करता है। यह विद्यालय के गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। यह प्राथमिक कक्षा में बच्चों को मनोरंजन में भी क्या करता है, समय उपलब्ध कराता है। तो कौन सा हो जाएगा आठवें का, तो आठवें का हो जाएगा बी और सी, दूसरा और तीसरा। तो हो गया चौथा क्वेश्चन सही। और देखिए नौवां, नौवां कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, छोटी भिन्न क्रम से है। तो छोटी पहले छोटी फिर बड़ी रखनी है, तो इसमें बतानी है। तो कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी और सबसे छोटी। देखिए सबका अंतर 1 है,
अंतर क्या है, 1 है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी फिर, देखिए सबसे बड़ी तो यही हो जाएगी भाई, अंतर है तो जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जो छोटी होगी वो छोटी होती है। ठीक है, ये अंतर वाले के लिए है। जैसे 1/2 है तो इसका अंतर 1, 3/4 है तो इसका अंतर 1 है। ठीक है, और 2/3 है तो इसका अंतर 1 है, 6/7 है तो इसका अंतर 1 है। तो इसमें जो बड़ी होगी वो बड़ी होती है, जो छोटी होती है वो छोटी होती है। तो 9 में का दूसरा होगा। ठीक, अब देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधरों दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं। तो ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखा पता नहीं है इसमें, तो कौन सी में हो जाएगी 10वें का, देखिए ये x है, इसमें ये कट जाएगा, ये h है, इसमें कैसे हो जाएगी भाई, कट हो जाएगा तो सेम सेम बनेगा, और o सेम बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, 10वें का पहला। तो निम्नलिखित में से कौन सी गणित की समस्या समाधान की रणनीति नहीं है, तो नहीं वाला बताना है। तो रटना हो जाएगा 11वें का, तो भाई रटकर, तो 11वें का तीसरा सही लाया हुआ है। 12वां देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीआर 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी परिवेश की परिकल्पना दृष्टि से निरूपित करता है। तो इसका हमें आंसर बताना है, कौन कौन से इसके आंसर होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले आंसर पर चलते हैं, आंसर बताइए क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12वें का, कौन सा होगा, 12वें का हो जाएगा ए और बी, पहला और दूसरा। ठीक है, ए और बी, तो ये हो जाएगा 4। और देखिए 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक शिक्षा में भिन्न की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए अति उपयुक्त है। तो कौन सी अति उपयुक्त हो जाएगी 13वें का, तो देखिए भिन्न का उदाहरण लिखना और फिर भिन्न के रूप में निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर बिंदु चिन्हित करना नहीं। तो ये इसका हो जाएगा, इसने जो कुछ ये भी है ये सही लगाया है जहां तक है, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब देखिए 14वां क्वेश्चन, एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविमीय आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामितीय विकास में वैन हेले का सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के डॉट 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 किस स्तर पर है, तो वो किस स्तर पर है, तो वो विश्लेषण स्तर पर है। किस पर है, विश्लेषण पर। अब 5वां देखिए, तो 5वां क्या कह रहा है, मतलब सॉरी 15वां, तो 15वां कह रहा है कि 5 व्यक्तियों की लंबाई नीचे दी गई है, तो लंबाई में योग मीटर में क्या होगा, तो मीटर में बताना है। तो इनका जब मीटर में निकालेंगे तो भाई एक 100 100 100 100 100, तो कितना हो जाएगा, सबका मीटर निकालना है, तो मीटर में निकालना है, तो यहाँ सेंटीमीटर में है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा भाई, 161 प्लस 161 प्लस 156 प्लस 159 और प्लस 162, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 799 ऐड आएगा। ठीक है, इसका तो क्या हो जाएगा, पहला आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप डाउट हो तो और एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, तो 15वीं का पहला। ठीक, तो अब देखिए 16वां क्वेश्चन, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते प्रस्तुत करते हैं। पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका योग और क्या कह रहा है, जोड़ या योगफल ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो ये किस प्रकार का उपयुक्त उदाहरण होगा, तो हमें बताना 16वें का। तो ये क्या हो जाएगा, खुले सिरे वाला, तो क्या हो जाएगा, खुले सिरे वाला हो जाएगा। अब देखिए 17वां, वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और क्या है, प्रत्येक संख्या किससे 16 20 और 24 से भाग हो जाए। तो देखिए इसमें देना है, इसमें देना है, इसमें देना है, इसमें देना है, तो देखिए सब में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3600 से कट जाएंगी सब, देख के ले लेना, इसका 3600 ही आएगा। ठीक है, मैंने दे दिया है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 18वां क्या कह रहा है, देखिए देखिए स्टेशनरी मशीन में वस्तुओं को नीचे दी गई है, पेंसिल इतने रुपए, कलम पैकेट, रबड़, शार्पनर,
पेंसिल कागज सीट पैकेट, एक रेखनी रूलर। तो इसमें कह रहा है कि हरबिन ने एक पैकेट पेंसिल के, तो एक पैकेट किसके, पेंसिल के, ठीक है, और दो पैकेट कलम के, तो जिसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, कितना होगा, 70, 2 74, 75 हो जाएगा, ठीक है भाई, यही तो होगा 75, 70 और 2 70 और 74 और 75, ठीक है। और क्या कह रहा है, 3 रबड़ है, तो 3 रबड़ कितनी की हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 9 10, कितने की हो जाएंगी भाई, 3.5 में मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 3 का, तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो कितना बनेगा, 3 5 15, 3 2 9 और 1 10, तो कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, एक शार्पनर है, तो शार्पनर कितने हो जाएगा, 4.5 का, ठीक। और पेड शीट की 2 पैकेट हैं, तो 2 पैकेट 48 गुनी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। और एक रेगनी खरीदी, क्या है, रेगनी खरीदी, तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो इसे क्या कह रहा है कि इसने कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे, तो इन टोटल रुपए निकालने, तो कितना बैठेगा इसका आंसर हमारा, 18 में का, तो 218 बैठेगा, कितना, 218, 6 4 10, 10 और 5 7 70 और 1 18, 218 आ रहा है, ठीक है, 218 रुपये, ठीक। तो क्या हो जाएगा 18वें का फोर्थ। अब देखिए, गणित की कक्षा में एक छात्र योग पर समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित तरीके उंगलियों पर गिनता है, 3 + 6 4 इस तरह से करता है। विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई प्रयुक्त उपयुक्त प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अति उपयुक्त होगा। तो हमारा ये 19वां क्वेश्चन है, 19वां कह रहा है कि यह योग पर आधारित प्रश्नों को कलन विधीय नहीं, यह छात्र योग पर आधारित समस्याओं का योग क्रम विनिमय के माध्यम से नहीं कर पा रहा, ये सही है। तो क्या हो जाएगा 19 का दूसरा, ठीक है। अब 20वां देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, तो कथन पढ़ना और हमें बताना है। तो गणित में हम प्रत्यक्ष वस्तुओं के धन पूर्णांकों के समुच्चय के अमूर्त रूप में समझते हैं। इस समुच्चय में हम शून्य सम्मिलित करते हैं और पूर्णांकों के समुच्चय प्राप्त होता है। इस समुच्चय में हमने ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया। पूर्णांक समुच्चय को पाने के लिए पूर्णांक को हमने धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को जोड़ा। परिमेय संख्या के समुच्चय पाने के लिए उपयुक्त में से इस कथन में क्या करना, प्रतिबंधित करना है। तो हमें 20 का क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो क्या होगा, देखिए, पदानुक्रम स्वभाव को, संकल्पनात्मक मूर्त स्वभाव को, और तीसरा कह रहा है गणित में संकल्पनाओं के रैखिक प्रबंधन को, और चौथा कह रहा है संकल्पनाएं मूर्त और अमूर्त की तरफ चलती हैं। तो इसका हमारे अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन आंसर सही होगा, 20 का पहला होगा, ठीक। अब 21वां देखिए, 21वां कह रहा है एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित इबारती सवाल रखते हैं। समाचार पत्र के प्रति 12 पन्ने हैं और हर रोज 10,500 प्रतियां छपती हैं, कुल पन्ने हर रोज कितने छपेंगे, ठीक। और छात्र जवाब देता है कि 12,000 1,25,000, कितने, 1,25,000 से 1,30,000 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त में सही है। तो 21वें का आंसर बताना है। तो शिक्षक को जवाब को नजरअंदाज करना चाहिए, नहीं। शिक्षक को गलत उत्तर देने के लिए हतोत्साहित नहीं, एकदम सही उत्तर, सही उत्तर चाहिए, इसलिए गलत की पसंद नहीं है, ये गलत है, तो इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर। क्या हो जाएगा 21 का फोर्थ। और देखिए 22वां कह रहा 1719 को रामानुजन संख्या कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे छोटी संख्या, इसमें एक सबसे छोटी संख्या है, जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो संख्याओं के घनों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में से संख्याओं में कौन से युग्मों के घन की संख्या प्राप्त होगी। तो 22 का हमें आंसर बताना है, तो क्या होगा, तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो 22 का दूसरा। 23वां देखिए, तो देखिए पैटर्न को देखिए तथा संख्या लिखिए, 3 और 1 4, 5 और 4 9, और ये कितना हो जाएगा 10 और 16 हो रहा है, सबका योग हो रहा है। तो इनका जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका ऐड आएगा हमारा 5 7 और 12 12 3 15 16 16 और 9 25 25 और 7 32 32 और 8 40 और 41 मतलब 81 वाला आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका 81 वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब तीसरा सही है।
किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं, कितने होंगे? संख्या के बराबर या उससे अधिक, संख्या से कम, संख्या के बराबर, संख्या के बराबर या उससे कम। भाई संख्या के बराबर या उससे कम होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि 2 का है, तो 2 के क्या हो जाएंगे? 1 × 2 हो जाएगा, 1,2 होगा। और इसके क्या हो जाएंगे? 1,2 कर लो, 1,2। और 3 के करेंगे तो क्या होगा? 1,3 हो जाएगा, 1,3 होंगे। भाई गुणनखंडी तो करने हैं। और क्या हो जाएगा? अगर हम 5 का करेंगे तो 1,5 होगा, और 6 के करेंगे तो 1, 2, 3, 6 इस तरह से आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 24 का 4। आंसर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो कह रहा है कि 7, 8, 6, 3, 6, 4 के दोनों 6 के स्थानों के गुणनफलों का, मतलब गुणनफलों के मानों का गुणनफल बताना है। तो 6 यहाँ है, तो एक क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? 6, 0, 0, 0, मतलब 4 0 कहाँ आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा? 36, 4 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए 10,011 को 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर शेषफल हमारा 12 प्राप्त होगा। कितना होगा? 12। तो आंसर हो जाएगा 30। 27वां देखिए, एक प्राथमिक स्कूल में की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ के ले, निकालने को ले आंकड़े के लिए, भाई ये गलत लिख रहा है यहाँ पर। आंकड़े के प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से अध्यापका को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। तो आंकड़ों को निरूपण के विभिन्न तरीकों को व्याख्या करना। तो इसका आंसर क्या होगा? विविध रेल समय सारणी, समाचार पत्रों और प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का उपयोग करना। नंबर तीसरा है उनको आंकड़ों के रूप में निरूपण करने विविध औपचारिक तरीकों से अवगत कराना। तो 27 का क्या होगा? तो 27 का दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 का दूसरा, ठीक है। 28वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता? तो कौन सा प्रयोग नहीं होता? देखिए संताप परीक्षा नहीं होती। तो क्या हो जाएगा? 28 का तीसरा हो जाएगा। 29वां देखिए, 29वां कह रहा है कि वेणु 25 सितंबर 2021 के दिन घर की सफाई करते समय अपने जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी हुई है। जब वेणु को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु लगभग कितनी थी? तो उसकी आयु लगभग कितनी थी ये बताना है हमें। देख कितने बैठेंगे? 25, भाई 25 वर्ष बैठेंगे। तो क्या हो जाएगा? 25 वर्ष 9.5 माह। तो 29 का दूसरा। अब देखिए 30वां क्वेश्चन। तो मैथ का 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके बाद आप चाहो तो मैं दूसरा भी बता दूंगा, ठीक है। हिंदी का भी आज इसी में डाल देता हूँ। तो देखिए गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के समक्ष निम्न प्रश्न रखा। 4 संख्या 7, 8, 4, 6 को लीजिए। इस तरह 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाए जिसमें कोई भी अंक उनमें दोबारा न आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। छात्रों को विविध जवाबों के बाद छात्रों से पूछती है, आपने जो 2 संख्या बनाई है उनके अंकों के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनी? अपनी क्रियाविधि में लिखिए। और नंबर इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त में से अति उपयुक्त है? तो नंबर 1, शिक्षिका छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए व्यस्त रख रही है। शिक्षक छात्रों के द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उसकी चिंतन प्रक्रिया को समझाना चाहती है। शिक्षिका उन छात्रों को भ्रमित कर रही है जिन्होंने सही उत्तर दिया है, ताकि वे फिर से दोबारा जांच कर लें। और नंबर चौथा क्या है? छात्रों को अपनी ही उत्तरों को खुद आंकने के लिए कहकर शिक्षकों को जांच के लिए समय बचा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 का? तो इसका हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। तो 30 का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चनों को पूरा कर लिया है। 60 क्वेश्चन जिसमें हमने
CDP प्लस 30 क्वेश्चन किसके हैं, मैथ के कर दिए। अब हम ईवीएस इसमें नहीं ले रहे हैं, इसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो में ईवीएस दे देंगे, इसमें हिंदी के दे देते हैं, ठीक है। तो हिंदी में देखते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज जो फर्स्ट है वो हिंदी है। देखिए हिंदी आ गई, ठीक है। सबसे पहले इसमें 15 क्वेश्चन जो होंगे वो स्टैंजा पे होंगे, पैराग्राफ पर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंजा पे चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हिंदी में चलते हैं। तो सबसे पहले बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो उस पर किस पर पड़ रहा है भाई, तो स्वास्थ्य पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, पहला ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कि उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान में पूर्ण विश्राम मिलता है। विश्राम से क्या है, मतलब पूरी तरह क्या है, अंगों मतलब पाचन अंग को पूरी तरह से आराम मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा कह रहा है दूषित में कौन सा प्रत्यय, तो इत प्रत्यय है, इसमें क्या है, इत प्रत्यय, तो दूसरा इसका भी। अब देखिए शारीरिक और मानसिक शुद्धता का से क्या प्राप्त होता है, तो इससे क्या प्राप्त होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। क्या, रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। पांचवा देखिए, तो पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विशेषण का उदाहरण नहीं है, उदाहरण है तो असली है, अमृत नहीं है, ये सब विशेषण के उदाहरण नहीं है। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, पांचवे का फोर्थ। छठवां देखिए, छठवां विजातीय, विजातीय क्या क्या होता है, सजातीय होता है, तो छठे का दूसरा हो जाएगा। सातवां देखिए, देखिए रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है, जब बिना भूखे भोजन न किया जाए, जब बिना भूखे भोजन न किया जाए। तो सातवें का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। देखिए आठवां, गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यह गलत, मतलब यहाँ गलत खाद्य पदार्थ से तात्पर्य क्या है, बताइए। कौन सा, आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है ये शरीर को, ये पदार्थ क्या शरीर को हानि पहुंचाते हैं, ठीक। नौवां देखिए, उपवास का संबंध किससे है, उपवास का संबंध तो धार्मिक अनुष्ठानों और स्वास्थ्य दोनों से है। तो नौवे का तीसरा। दसवां देखिए, दसवां आदतों को बदल देना कठिन क्यों है, क्योंकि आदत व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती है। दसवें का तीसरा है, ठीक। अब देखिए 11वां, 11वां क्या कह रहा है, कुछ कुछ शब्द युग्म है पुनरुक्ति, ठीक, क्या हो जाएगा पुनरुक्ति, दूसरा, दूसरा आंसर इसका राइट हो जाएगा 11 का। 12वां देखिए, 12वां कह रहा है कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं, तो कवि के दोस्त जम्मू में रहते हैं। देखिए कहीं इसमें कहा हुआ है, ठीक है, ये रहा, जम्मू की किसी कॉलोनी में लगे हुए हैं। कविता में किसका स्वर प्रमुख रूप से सुना जा सकता है, तो किसका स्वर प्रमुख रूप से सुना जा सकता है, बार बार स्थानांतरण होने की पीड़ा का, किसका, बार बार स्थानांतरण होने वाली पीड़ा का। अब देखिए 14 क्वेश्चन, तो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुरी तरह भीगा हुआ से तात्पर्य क्या है, मतलब बुरी तरह से भीगा हुआ, मतलब चिट्ठी में विस्थापन का दर्द, मतलब जो केवल जो लेखक है, कवि है, उसने यहाँ पर अपना दर्द लिखा है चिट्ठी में, तो क्या हो जाएगा दूसरा। अब देखिए 15वां, कविता में किस आदत की बात कही गई है, तो किस आदत की बात कही गई है, तो प्रतिदिन पत्र लिखने की बात कही गई है। किसकी, प्रतिदिन पत्र लिखने की। 16वां देखिए, 16वां क्वेश्चन आता है अब, तो भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है, यह भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा में से एक है, यह भारत की संघ एवं कार्यकारिणी भाषा है, यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा है, और इसमें क्या है, यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा में से एक है। नहीं, इसका दूसरा आंसर सही होगा, तो क्या हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अब 17वें पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है भाषा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है, ऐसी कक्षाएं गतिविधि जो नवाचारी हैं और
जिसमें कुछ करने की संभावना है, कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों के साथ लाना। और नंबर तीसरा है शिक्षक की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई विधि, जो मतलब गतिविधि। और नंबर चौथा चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कक्षा में ऐसी सामग्री जिनके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव है। तो इसका हो जाएगा प्रयोग वाला तीसरा, 17 का तीसरा। ठीक है। 18वां देखिए, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? तो पाठ्य पुस्तक का संग्रह, पाठ्य सामग्री का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ा का आधार, लेखों का विशाल संग्रह, व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह। तो 18वें का क्या है? तो 18वें का पाठ्य पुस्तकालयों का संग्रह, बड़ा वाला लिख के लगाया गया है इसमें। ट्रांसलैंग्वेजिंग से तात्पर्य क्या है? तो ट्रांसलैंग्वेजिंग से तात्पर्य क्या है? द्विभाषावाद के लिए नई शब्दावली। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है। अब 20वां देखिए, मेरी कक्षा में सफद नामक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा और जैसी शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इस के बारे में कोई व्याख्यान नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो। दूसरा, बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग को उदाहरण ढूंढ लेना चाहिए, मतलब ढूंढने चाहिए। व्याकरण की पुस्तक में इस तरह से प्रयोग को ढूंढना चाहिए और शब्दकोश को देखना चाहिए। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 20 का। तो 20 का हो जाएगा प्रमाणिक उदाहरणों को ढूंढना चाहिए। तो ये हो जाएगा दूसरा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो कौन सी अवधारणा नहीं है? 21 का मुद्रित समृद्ध प्रवेश बिंदु। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पाठ का चरण नहीं है? विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते हैं जिससे लक्ष्य भाषा, मतलब जिससे लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति है। नंबर दूसरा, विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिन्हित करते हैं। नंबर तीसरा, अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। नंबर चौथा कह रहा है भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है और जिसका विद्यार्थी अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास मतलब ड्रिल कर सकते हैं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, अभ्यास। मतलब क्या करना है? माध्यम से प्रस्तुत किया, जो मतलब अभ्यास मतलब रटन विद्या पे दे रहा है यहाँ पे जो। तो फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। 23वां देखिए, तो 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां कह रहा है कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा। नंबर दूसरा है समूह एक से अधिक एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग को उड़ा देने वाला है। नंबर तीसरा है बोलना बंद करो, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। नंबर चौथा कह रहा है कि कृपया समूह में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर अनुच्छेद लिखिए। तो क्या हो जाएगा? 23rd का, 23rd का हो जाएगा फोर्थ। अब देखिए इसका, इसमें देखिए स्टीफन क्रैनसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है तब I+1 स्तर किस प्रकार के अर्जन को संभव होगा? तो ये किसमें हो जाएगा? तो ये तीसरा, मेरे अकॉर्डिंग तीसरा है, और आपके अकॉर्डिंग कोई भी हो। वैसे इस पे ये क्वेश्चन हमारी समझ से परे है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तीसरा है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार। ठीक है। अब 25वां देखिए, 25वां क्या है? नॉम चॉम्स्की के इस विचार पर ध्यान दीजिए। रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है। नंबर दूसरा, व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। और नंबर तीसरा है शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। व्याकरण मूलक है
तक तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। तो 25 का क्या हो जाएगा हमारा, वो तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा। परिमाणता इसलिए इसके आगे और हालांकि इसके उदाहरण हैं। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 26 का योजक उपकरण, संबद्धता, शब्द संपदा और चौथा है व्याकरण का क्षेत्र। तो हो जाएगा दूसरा वाला आंसर। ठीक है। माध्यमिक स्तर की भाषा अधिगम में बोधगम में निवेश क्या है। शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप, और क्या जाएगा शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे स्तर को प्रमाणिक पाठ्य सामग्री। और नंबर चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी। तो क्या हो जाएगा 27 का, तो इसका हो जाएगा विकसित कहानी, 27 का चौथा। 28 भाषा अध्ययन के बारे में क्या सही है बताना है। 28 का, तो भाषा स्वाभाविक और सुविचारित होती है। 29वां बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता है, एक प्रेरणात्मक घटक के रूप में, हस्तक्षेप बाधा के रूप में, एक खुशनुमा संयोग के रूप में, और जीवन में असफलता के एक कारक के रूप में। तो 29 का क्या हो जाएगा, तो हस्तक्षेप बाधा के रूप में, तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 10वां देखिए, 10वां कह रहा है वास बैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार की कोई जांच परीक्षण कक्षा शिक्षण की सामग्री को प्रभावित करता है। और नंबर 2 शिक्षार्थी की परीक्षा की तैयारी पर प्रभाव डालता है, शिक्षार्थियों के समूचे जीवन पर प्रभाव डालता है, भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। तो इसका 4th हो जाएगा, भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर हमने 90 क्वेश्चन किए आज। 90 में हमने 30 के 3 सेट किए। एक तो 30 का था CDP, 30 का था मैथ, और एक था हिंदी, 30 का हिंदी। तो हमने 90 क्वेश्चन आपके यहाँ पर करा दिए हैं। अब आपको देखना है कि कितने सही। अगर आपको क्वेश्चन में हमारे सही लगे हों तो एक बार आप सभी लोग अपने ग्रुप में सब जगह शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपके कितने बैठे सही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।